तीसरा सवाल आजकल राष्ट्रवाद के ऊपर केंद्रित है कि आज के समय में मीडिया के द्वारा या आज की जो सरकार है उसके द्वारा जिस राष्ट्रवाद को परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है, क्या वही राष्ट्रवाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत है या कुछ अलग तरह का राष्ट्रवाद है? और कई जगहों पर देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बीच में एक अंतर स्पष्ट करने की बात कही जा रही है। तो आप जो आज की रिजीम के द्वारा जिस राष्ट्रवाद को प्रचारित करने की बात कही जा रही है, उस राष्ट्रवाद के प्रचारित होने से हमारा लोकतंत्र पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ है हर आधार से ज़्यादा राष्ट्र को अपने विवेक का, अपने निर्णय का, अपने सपनों का, अपनी अस्मिता का, अपनी एकता का आधार बनाना। समाज में बगैर सामूहिकता के हम नहीं रह सकते। सामूहिकता के कुछ पारंपरिक आधार हैं, जैसे जाति एक आधार है, भाषा दूसरा आधार है, धर्म तीसरा आधार है, भूगोल चौथा आधार है। राष्ट्र की जो कल्पना है ये एक प्राचीन कल्पना भी है, लेकिन उसके अंदर आधुनिक तत्व भी है। आधुनिक तत्व के रूप में उसमें राज्य सत्ता की केंद्रीयता, एक निश्चित भूगोल का होना, एक निश्चित नागरिकता और नियमावली यानी संविधान का होना। तो एक निश्चित क्षेत्र में एक संप्रभु सत्ता के अधीन जो लोग एक मर्यादा यानी संविधान आचार संहिता के साथ एकजुट हैं, वो एक राष्ट्र के नागरिक। राष्ट्रों का भूगोल बढ़ता घटता रहता है। अगर राष्ट्र के अंदर एकता नहीं है तो वो बिखरता है और पड़ोसी उसकी बहुत सारे हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। अगर राष्ट्र के अंदर एकता बढ़ रही है, न्याय बढ़ रहा है, समता बढ़ रही है, बंधुत्व बढ़ रहा है, तो अगल बगल के लोग उससे जुड़ जाते हैं। भारत का जो राष्ट्रवाद है वो यूरोप के राष्ट्रवाद से अलग है। यूरोप का राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में भाषाई एकता के आधार पर पैदा हुआ। उनकी सभ्यता एक थी, उनका धर्म मोटे तौर पर एक था, ईसाई धर्म था, लेकिन उनकी भाषाएं अलग थी। तो भाषा के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, स्पेनिश, पोर्चुगीज इन राष्ट्रों का निर्माण हुआ जो साम्राज्यवादी ताकतों की कोख से पैदा हुए। भारत का राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ करके पैदा हुआ, साम्राज्यवाद की कोख से नहीं पैदा हुआ। और भारत का राष्ट्रवाद 3 सीढ़ियां चढ़ा। पहले भारत में सबसे बड़ी समस्या जातीय भेदभाव की, धर्म से भी ज़्यादा जाति का महत्व। इसीलिए जाति व्यवस्था से पीड़ित मानवता के नायकों ने बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के ज्योतिबा फुले, MC राजा तक ने सोचा कि आने वाला भविष्य हमारे लिए अन्यायपूर्ण तब तक रहेगा जब तक गैर सवर्ण जातियों और सवर्ण जातियों के बीच का भेद बना रहेगा। और उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम बहुजातीय समाज के रूप में रह पाएंगे, जहाँ पर वंचित जातियों को विशेष अवसर मिलेगा। आज रोजगार में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में और शिक्षा में वंचित जातियों को आरक्षण के जरिए जो प्रतिनिधित्व मिला है, उससे हमने बहुजातीय भारत की रचना में सफलता पाई है। और इसके लिए एक तरफ अम्बेडकर, दूसरी तरफ गांधी और उनके अनुयायियों को बधाई देनी चाहिए, विशेष तौर पर हमारी संविधान सभा को। दूसरी बाधा भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में भाषाई विविधता है। अगर यूरोपीय मॉडल दिया जाता तो जितनी भाषा उतनी देश, और हमारे संविधान में आज भी 2.5 दर्जन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता है। और हमारा कुछ इतिहास ऐसा है कि हर भाषा का अपना एक भूगोल। पंजाबी के मानने वाले उत्तर भारत में हैं, तो तमिलनाडु जो संस्कृत से भी पुरानी भाषा है, तमिल भाषा, उसको मानने वाले तमिलनाडु में। लेकिन तमिलनाडु के माध्यम से केरल यानी कन्नड़, मलयालम, कर्नाटक यानी कन्नड़, और आंध्र प्रदेश और तेलुगु देशम यानी तेलुगु भाषा को भी उसने समेट लिया था। बंगाल के वर्चस्व में उड़ीसा और असम और भोजपुरी के लोग थे, मैथिली के लोग थे।
हमने आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही बहुभाषी भारत की कल्पना को पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में आकार दिया। बहुभाषी होना एक राष्ट्रीय कर्तव्य माना गया और आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर हमने राज्यों का पुनर्गठन किया। कहाँ 3 प्रेसिडेंसी थी भारत में, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, और बाकी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रूप में दिल्ली के इर्द गिर्द। आज हम 30 राज्यों के आधार पर देश का संचालन कर रहे हैं और अधिकांश राज्य भाषाई एक रूपता के आधार पर हैं। राज्य में भाषाई एक रूपता और राष्ट्र में भाषाई विविधता, बहुभाषी राष्ट्र के रूप में हम जीना सीख चुके हैं, जिसकी कल्पना करना कठिन था, क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों का भय था कि जैसे ही अंग्रेज जाएगा वैसे हिंदी साम्राज्यवाद आ जाएगा। नहीं आया, बल्कि आज़ादी के बाद अगर सबसे वंचित हिस्सा कोई है तो हिंदी पट्टी है, उसको हम लोग गोबर पट्टी कहते हैं, गाय पट्टी कहते हैं। हिंदी भाषी इलाके के लोग कश्मीर से लेकर केरल तक मजदूरी करने के लिए जगह जगह घूमते पाए जाते हैं। ऐसा दक्षिण भारत के साथ नहीं हुआ, पूर्वी भारत के साथ नहीं हुआ और उत्तरी भारत के साथ नहीं हुआ। तो हमने बहुभाषी राष्ट्र के निर्माण में सफलता पाई। अब हमारा एक मोर्चा है बहुधर्मी भारत। भारत आज नहीं, बुद्ध और महावीर के काल से बहुधर्मी है, लेकिन जो सफल राजा हुए, सफल शासक हुए, उन्होंने बहुधर्मीयता को भारतीय शासन व्यवस्था का आधार बनाया, चाहे वो अशोक थे और चाहे अकबर। जिसने धार्मिक कट्टरता को अपनाया वो पुष्यमित्र शुंग से लेकर औरंगजेब तक वो विघटन के कारक बने। आज हमारी याद में वो खलनायक के तौर पर याद किए जाते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि भारत को पाकिस्तान की तरह से, इजराइल की तरह से एक धर्म का होना चाहिए। ऐसे लोग भारत का भूगोल, भारत का जनसंख्या चरित्र नहीं जानते। भारत के लोगों में से 82% लोग हिंदू हैं। 18% को आपको छोड़ देना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र जब आप बनाएंगे, फिर सिख राष्ट्र को बनने से कौन रोकेगा। और मुसलमानों के मध्यम वर्ग की असुरक्षा के कारण पाकिस्तान बनाया जा चुका है, लेकिन हमने देखा कि धर्म की एकता के बावजूद पाकिस्तान का क्या हुआ। पाकिस्तान भाषाई विविधता को नहीं संभाल पाया, क्षेत्रीय विषमता को नहीं संभाल पाया, तो 2 टुकड़ा हो गया। मुसलमान ने मुसलमान को मारा, मुसलमान ने मुसलमान का बलात्कार किया। उसी तरह से नेपाल, वो तो 98% हिंदू है, लेकिन उसने समझ बूझ करके न सिर्फ गृह युद्ध की त्रासदी झेली, 10,000 से ज़्यादा लोग 10 बरस तक चले गृह युद्ध में मारे गए, बल्कि जब वहाँ कम्युनिस्ट क्रांति हो गई तो उसने नई संविधान सभा बना करके अपने को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि हिंदू का वर्चस्व होने के बावजूद हिंदू हिंदू के खिलाफ था। हिंदू राष्ट्र बनने से छुआछूत खत्म हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र बनने से गरीब का अमीर द्वारा शोषण खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनने से स्त्रियों के साथ बलात्कार और हिंसा खत्म हो जाएगी। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम मानव के आधार पर जब तक एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, कभी धर्म का बहाना, कभी भाषा का, कभी जाति का बहाना हमारे खिलाफ जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, भारत में राष्ट्रीयता की एक नई परिभाषा का गठन हो रहा है, जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वराज के लिए बनाई गई जनशक्ति की ज़रूरत थी। और इसको बनाने में गांधी का, अम्बेडकर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, सुभाष बोस का, विवेकानंद का, जवाहरलाल का, जयप्रकाश नारायण का, लोहिया का, रामास्वामी नगर, दर्जनों लोगों का योगदान दिया। कुछ ने अपनी जान की कीमत पर योगदान दिया, कुछ ने अपनी आज़ादी की कीमत पर योगदान दिया, और आज भी वो काम अधूरा है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि भारत में जाति को लेकर के आज जो वंचित जातियां हैं वो भविष्यहीन नहीं मानती, वो संघर्ष में है, न्याय चाहती हैं, बेहतर अवसर चाहती, लेकिन उनको मालूम है कि भारत ऐसे रास्ते पर चला है जिसमें आगे बेहतर पड़ाव आने वाला है। ऐसे ही बहुभाषीयता को लेकर के न तमिल भाषी को हिंदी भाषी से खतरा है, न हिंदी भाषी की उर्दू भाषी या पंजाबी भाषी से लड़ाई है। सबका साझा मोर्चा अंग्रेजी के खिलाफ या अंग्रेजी के आतंक के साथ, और भारतीय भाषाओं की अस्मिता की जो लड़ाई चल रही है उसमें सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की होड़ में नहीं है, एक दूसरे की बहनों की तरह से एकता में
जुट लेंगे। बहुधर्मी भारत विश्व के लिए एक अजूबा था, अजूबा रहेगा, लेकिन बिना बहुधर्मी हुए हमें भारत के नए विखंडन की तैयारी करनी पड़ेगी। देखने में हिंदू राष्ट्र का नारा आकर्षक है, वैसे ही जैसे जिन्ना साहब के ज़माने में मुस्लिम बंधुत्व का नारा आकर्षक था, लेकिन जैसे ही मुस्लिम राष्ट्र बना, शिया और सुन्नी, सिंधी और पंजाबी और बंगाली और गैर बंगाली एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जो भारत के बंटवारे की मांग को लेकर के यहाँ से पाकिस्तान गए, वो तो धोबी के कुत्ते से ज़्यादा बदतर हो गए। न घर के हैं महाजिर, न घाट के हैं। उनका नेता लंदन से अलगाववादी आंदोलन चला रहा है और उसको भारत का एजेंट कहा जा रहा है। तो न तो खालिस्तान, न हिंदू राष्ट्र, न बौद्ध राष्ट्र, न इस्लामी राष्ट्र, बहुधर्मी भारत जिसमें भारतीयता का आधार होगा, और भारतीयता एक ऐसे सुंदर बगीचे के रूप में होगी जिसमें तरह तरह के रंग और गंध वाले फूल होंगे, और उस विविधता का ही हमें निर्माण करना होगा। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का होना ऐसा है कि शरीर में आत्मा का होना। इस प्रक्रिया में आप अल्पसंख्यकों के आंदोलन को और दलित आंदोलन को कैसे देखते हैं? आज भी भारत में दलितों के प्रतिनिधित्व को अगर देखा जाए तो वो काफ़ी निराश करने वाला है। तो दलितों के प्रतिनिधित्व का निर्माण कैसे किया जा सकता है और उसमें लोकतंत्र के अन्य पक्षों का और लोकतंत्र के अन्य भागों को कैसे निर्माण किया जा सकता है? और दलित का प्रतिनिधित्व अगर ना हो तो वो एक लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कंस्ट्रेंट के रूप में देखा जा सकता है। तो ये जो रिजर्वेशन सिस्टम जिस रूप में लागू हुआ, और हमने देखा कि प्राइवेटाइजेशन के बाद वो रिजर्वेशन सिस्टम का प्रभाव में भी धीरे धीरे कमी आती रही है। तो इस समस्या का निदान के रूप में आप क्या सोच रहे हैं? जो आरक्षण की व्यवस्था है वो मोटे तौर पर नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया है, इलीट फॉर्मेशन की प्रक्रिया। ये गरीबी के निवारण की प्रक्रिया नहीं है, ये निरक्षरता के निर्मूलन की प्रक्रिया नहीं है, ये हिस्सेदारी को बढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है, ये आवाज़ पैदा करने की क्षमता को रखने वाले हिस्से के बनाने की प्रक्रिया, इलीट फॉर्मेशन, अभिजन निर्माण। हम में से बहुत से लोग इसको रोजगार का दरवाज़ा मानते हैं, इसको राजनीतिक शक्ति के विस्तार का तरीका मानते हैं। असल में राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। हिस्सेदारी के लिए प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधित्व के जरिए हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण। लेकिन असल सवाल है नागरिकता निर्माण। नागरिकता के तीन चेहरे हैं। आर्थिक नागरिकता यानी रोजगार की गारंटी, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक न्याय। राजनीतिक नागरिकता यानी वोट का अधिकार, चुनाव लड़ने, संगठन बनाने, आंदोलन करने का अधिकार। और सामाजिक नागरिकता यानी सामाजिक जीवन में एक बुनियादी आधार, जिसमें जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं। अब आप देखें कि न तो राजनीतिक नागरिकता, न आर्थिक नागरिकता, न सामाजिक नागरिकता में आरक्षण अपने आप में पर्याप्त। आरक्षण एक औजार है जिसको अगर मजबूत हाथों में दीजिएगा उससे फसल कटेगी, अगर कमज़ोर हाथों में देगा तो फसल तो कटेगी ही नहीं, खुद अपने को चोट लगेगी। हमने नागरिकता निर्माण की उपेक्षा करके आरक्षण की व्यवस्था पर सारा ध्यान लगा दिया। आरक्षण की व्यवस्था का दोष ये है कि जो शिक्षित होंगे, सक्षम होंगे, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो आपने ये देखा होगा कि आरक्षण के 3 हिस्सों को लाभ मिला। जो नगरों में रहे हैं,
इनको अच्छी पढ़ाई मिल गई। जो पुरुष हैं, यानी आरक्षण का लाभ दलितों में भी महिलाओं को कम मिला, पुरुषों को ज़्यादा मिला। नगरीय दलितों को ज़्यादा मिला, ग्रामीण दलितों को कम मिला। और तीसरा अमीर और गरीब, यानी अमीर और गरीब का ही दूसरा पक्ष है शहरी और ग्रामीण। ग्रामीण दलित कम आया और शहरी दलित ज़्यादा आया। एक और पक्ष आ गया बल का, संख्या बल का, जिनकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो दलितों में आरक्षण के बावजूद महिला दलित, ग्रामीण दलित, अशिक्षित या कम शिक्षित दलित और कम संख्या वाले दलित, इनकी हिस्सेदारी नहीं है। अब इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था में सुधार के लिए दबाव दिया जा रहा है। और जो कम संख्या वाले दलित हैं वो कहते हैं कि हमारा हिस्सा अलग करो, सेक्शन ए सेक्शन बी बनाओ। दूसरे स्त्रियां कह रही हैं कि हमको स्त्री होने का जो एक संकट है उसका समाधान करो। ग्रामीण दलित कह रहे हैं कि हमारे बच्चे शहरों में नहीं पढ़ पाते तो उनके लिए दर्जा 4 यानी क्लास 4 की नौकरियां आरक्षित हैं, और आपके बच्चे पढ़ लिए तो IAS, IPS, IFS होते हैं। आरक्षण की व्यवस्था प्रतिनिधित्व के लिए जरूरी है, लेकिन प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी के लिए जरूरी है। प्रतिनिधित्व के जरिए हिस्सेदारी नहीं बढ़ रही है, ये आज के लोकतंत्र का दोष है। आपको मालूम है कि पहले चुनाव से ही 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी 5 में से 1 व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति का। लेकिन उसका प्रतिबिंब समाज के जीवन में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिनिधि जाति में वर्ग और वर्ग में जाति, इस सच के शिकार हो जाते हैं। जैसे ही वो चुने जाते हैं उनको साधन बेहतर मिलता है, उनका जीवन स्तर सुधरता है, उनकी मोबिलिटी होती है, अपवर्ड मोबिलिटी होती है, और धीरे धीरे वो जाति की जड़ों से छूट कट करके वर्ग व्यवस्था में प्रवेश करते, एक नया मध्यम वर्ग बन जाता है। ये नया मध्यम वर्ग जो वंचित भारत है उससे अलग रहता है। तो ये विडंबना की बात है कि दलितों के आरक्षण के 75 साल के इतिहास के बावजूद अधिकांश महानगरों में नाली का पाखाना साफ करने का काम, मेन होल में जमा गंदगी को दूर करने में जान देने का काम भी दलित ही कर रहा है। आज भी मैनुअल स्कैवेंजर का काम है और 75 साल का आरक्षण का इतिहास है। तो ये विडंबना इसलिए है कि जो लोग आरक्षण के कारण प्रमुख हो जाते हैं, नेतृत्व में शामिल हो जाते हैं, उनकी निगाह में वो वंचित वर्ग निगाह से ओझल हो जाते हैं। वो ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं देखते हैं। इस दोष को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ध्यान में लाने का काम किया था। इसीलिए उन्होंने आरक्षण के लिए लड़ो पहला नारा नहीं दिया था, उन्होंने पहला नारा दिया था शिक्षित बनो। दूसरा नारा फिर आरक्षण के लिए लड़ो नहीं था, संगठित बनो और तब संघर्ष करो। तो शिक्षा और संगठन, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बड़ी ज़रूरत है, जिसके लिए आरक्षण को खाद का काम करना चाहिए था। लेकिन आरक्षण ने एक नया संसार बना दिया। फिर भी आरक्षण के बिना भारतीय राष्ट्र निर्माण का काम अधूरा रहेगा, और कोशिश ये करनी चाहिए कि इस आरक्षण नीति की आरक्षण विरोधियों द्वारा नहीं, आरक्षण समर्थकों द्वारा समीक्षा की जाए। और इसके लिए नेतृत्व की जिम्मेदारी है, दलित नेतृत्व की जिम्मेदारी है, और जाति विरोधी राजनीति करने वालों की जिम्मेदारी है कि बेहतर व्यवस्था जिसमें नागरिकता निर्माण पर जोर दिया जाए। आरक्षण अकेले नागरिकता निर्माण के अभाव में अपर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समता मार्ग के साक्षात्कार श्रृंखला के ये तीसरे एपिसोड में प्रोफेसर आनंद जी, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।